लॉ जनरल सबसे ज्यादा अहमियत क्या हामिल है। मैं इनको कहता हूँ कि ये एक लॉयर के लिए या एक लीगल रिसर्चर के लिए बाइबल की हैसियत देते हैं लॉ जनरल। जुडिशरी के एग्जाम्स देते हैं तो उनके अंदर ये रेलिवेंट हो जाता है कि मैं इतने लैंडमार्क केसेस के अंदर पेश हुआ हूँ, या फिर जब आप सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर भी ये रेलिवेंट हो जाता है। तो कहा जब हम ओरली साइट कर रहे होते हैं ना, तो काफ़ी मैंने वुकला को भी देखा है तो वो जल्दी जल्दी के अंदर जो है ना इस तरीके से साइट कर देते हैं 2005 सुप्रीम कोर्ट 10। एसईओ है क्या? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो देखें, एक राइटर का सबसे बड़ा एम होता है कि वो अपने लिखे हुए काम को, लॉयर वहाँ तक रिसर्च करता है जहाँ तक नीडेड होती है, लेकिन रिसर्चर हर वक्त कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करने के लिए रिसर्च करता ही रहता है। तो कोई अगर सर्च कर रहा है तो क्या इसके अंदर है कि आपका ही आर्टिकल से पहले उसको शो और वो देखे। तो ये सारा डिपेंड करता है एसईओ पे कि सर्च इंजन उसको जो है वो ट्रेंड करवाता है या नहीं करवाता। नो डाउट यू आर एन एक्सपर्ट इन लीगल रिसर्च एंड यू नो वेयर द लॉ इज एंड यू नो वेयर द साइटेशन कैन बी फाउंड, लेकिन कोर्ट एक्ट है 1875 का उसका सेक्शन 4 ये कहता है कि जब तक कोई जज अप्रूवल ना दे दे रिपोर्ट करने के लिए किसी जजमेंट, तो उस वक्त तक ना वो जजमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा किसी लॉ जर्नल में और ना ही उसको एज एन अथॉरिटी जो है ना पेश किया जाएगा। हालांकि के कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन का वो तो खुली छूट देता है ना कि कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी वो बाइंडिंग है। और चीज़ें के प्लेजरिज्म जो है ना वो उसको कहते हैं एग्जैक्ट छापा, ठीक है, कॉपी तो आपने किया है, लेकिन इसका जो है ना वो ये नुकसान होता है। Assalamu alaikum everyone and good evening. I am Malika, your host for today's session. SEO Fundamentals for Legal Content, Comparative Analysis and Introduction to Legal Research. This is our second session of this course. So in this session, we have two speakers with us. Mr. Danyal Shokat will teach you about legal research fundamental. This is very crucial for guys to learn basic first. And then Mr. Rayan Hamid will discuss the fundamentals of SEO. He will teach about need of SEO in legal content writing and its essential. So guys, pick up your notes with you and write down the important points as you don't want to miss out any point. As we will also giving you assignment to prepare in upcoming sessions. Please note that we have a question answer session at the end as usual. Don't forget to take an active part in it. I know all are excited about what's coming next. So tighten your seats without any further delay. Let's start today's session. First, I would like to call Mr. Danyal Shokat, who is the program manager of this amazing course. His experience with eminent organizations working on legal research make him valuable to us. Mr. Danyal, please turn the mic on and put some light on the topic of legal research. थैंक यू मलिका। डिस्कस करनी थी इस पर, वो आर्टिकल राइटिंग थी। तो आर्टिकल जब भी राइट करते हैं हम, तो क्योंकि लॉ के स्टूडेंट तो एक लीगल टॉपिक पर आर्टिकल राइट करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन भी एक मिनट शेयर कर लेता हूँ। रेयान भाई कुछ कहना है आपने? नहीं, तो लीगल टॉपिक पर जो है हम राइट करेंगे। तो मैंने वैसे अभी थोड़ा बहुत सोच रहा था, तो उस पर मैंने सोचा कि जो है ना अगर एग्जांपल दी जाए तो डेफिमेशन एक टॉपिक ले लिया जाता है जिस पर हमने फर्ज करें आर्टिकल लिखना है। तो डेफिमेशन जब हम आर्टिकल लिखेंगे तो इसको नैरो डाउन करना है, किसी टॉपिक, इसको टॉपिक पे लेकर आना है। डेफिमेशन एक बड़ा सब्जेक्ट है इस लॉ ऑफ डेफिमेशन। तो इसमें जब हम नैरो डाउन करेंगे तो उसको फर्ज करें हम ले लेते हैं सूट फॉर कंपनसेशन इन केसेस ऑफ डेफिमेशन। अब ये हमारा एक नैरो टॉपिक आ गया। जब हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो लॉ अंडर डिस्कशन है। जब लॉ अंडर डिस्कशन है तो फिर जो लीगल रूल्स, जो स्टैट्यूट इससे डील कर रहा है, तो वो सबसे पहले हम देखेंगे। तो ये डेफिमेशन ऑर्डिनेंस है 2002 का। तो ये जब हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर हम डेफिनेशन हो गई या जो डेफिमेशन की डेफिनेशन हो गई, ये सारे डिफेंसेस वगैरह, इनको पढ़ेंगे। इसके साथ जो है हम जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है रिलेटिंग टू लॉ ऑफ डेफिमेशन, इन तमाम को देखेंगे। तो जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के स्टेज में आएंगे ना, प्री राइटिंग स्टेज में, अब लिखने से पहले हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के स्टेज में ये जो लिटरेचर हमने पढ़ा हुआ है, लॉ पढ़ा हुआ है और लॉ से रिलेटेड जो हमने बातें पढ़ी हुई हैं जूरिस्प्रूडेंशियल लेवल पर, ये सारी चीजें, तो ये बड़ी काफी हेल्प आउट करती हैं। अब हमने जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, उसके बाद हमने जो है आउटलाइन बना ली। अब जब हम आउटलाइन बनाते हैं
तो उसके बाद जो है लीगल टॉपिक पर जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो मेन सोर्स है सबसे बड़ा किसी भी लॉ की फील्ड के अंदर लिखने के लिए, के अंदर जो है लॉ जनरल सबसे ज्यादा अहमियत क्या हामिल है। मैं इनको कहता हूँ कि ये एक लॉयर के लिए या एक लीगल रिसर्चर के लिए बाइबल की हैसियत देते हैं लॉ जनरल्स, क्योंकि ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो आए रोज अदालतों में हो रही होती हैं। तो उसके लिए जो मैंने ये दूसरे सेशन के लिए टॉपिक हमने चूज किया वो ये था कि एक लॉ जनरल को पढ़ते किस तरीके से, ये हम इसके अंदर डिस्कस करें। तो जजमेंट या ऑर्डर ये दोनों ही अदालत जो है ना अपने फैसला जो देती है, या तो वो जजमेंट की सूरत में देती है या ऑर्डर की सूरत में देती है। आगे डिस्टिंग्विश करेंगे हम इसको कि जजमेंट और ऑर्डर क्या होता है। तो ये जजमेंट और ऑर्डर ही जो अदालत प्रोनाउंस करती है वो लॉ रिपोर्ट्स वाले जो है ना अपने जर्नल्स के अंदर छापते हैं। ये है जी जो कोर्ट की जो जजमेंट है, नजर आ रही है। ये कोर्ट जजमेंट एक देती है, इस तरीके की होती है ये जजमेंट। इसके अंदर केस की डिटेल्स होती है, किस कोर्ट के अंदर ये चल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। फिर पार्टीज के नेम, ये जो है केस नंबर, डेट ऑफ हियरिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई होती हैं। और अपीलांट की तरफ से कौन पेश हुआ, रिस्पोंडेंट्स की तरफ से कौन पेश हुआ, जज का नाम वगैरह। अब जो ये डेट ऑफ हियरिंग है या डेट ऑफ अनाउंसमेंट है, ये रेलिवेंट उस सूरत में हो जाती है जब हम लिमिटेशन पर डिस्कशन करते हैं। जब हम अपील दायर करते हैं तो उसके लिए जो लॉ प्रोवाइड करते हैं 30 दिन के अंदर अंदर एक अपील करनी है आपने, अगर करनी है ट्रायल कोर्ट से अपीलेट कोर्ट में। तो ये डेट ऑफ जो ये है अनाउंसमेंट है जजमेंट की, या जिस डेट पर जो है ना जजमेंट आउट हो रही है वो रेलिवेंट हो जाती है। तो ये सारी की सारी बातें जो है ना आपको जजमेंट के ऊपर ही मिल जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, रिपोर्टेड केसेस जो है ना वो जर्नल्स के अंदर रिपोर्ट होते हैं, और ये जर्नल की एक तस्वीर भी इसके साथ दी हुई है। अब जो रिपोर्टेड केस होता है उसके अंदर सिर्फ जजमेंट नहीं होती, उसके अलावा भी काफी चीजें होती हैं, इंक्लूडिंग ये जैसे हेड नोट्स हैं। हेड नोट्स, अब हर बंदा जो है पूरी जजमेंट नहीं पढ़ेगा, वो हेड नोट पढ़ेगा। हेड नोट क्या है, उसके अंदर जो पर्टिकुलर जजमेंट है उसके अंदर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस हुआ है वो समरी टाइप एक जो है ना कि हेड नोट के अंदर बयान कर दिया जाता है। आगे इसको जो है ना मजीद हम खोलेंगे कि हेड नोट्स के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। तो जो हेड नोट होता है एक तो रिपोर्टेड जजमेंट के अंदर जो रिपोर्ट हुई भी होती है, दूसरा जो है साइटेशंस होती हैं। इसके अलावा और भी काफी चीजें होती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे आगे। तो मुख्तलिफ जो जनरल्स हैं लॉ जनरल्स, वो कुछ इस तरीके से पीएलडी जो होता है वो पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान लॉ डिसीजंस होते हैं। फिर ये सिविल लॉ केसेस सीएलसी होते हैं। इसके अलावा नेशनल लॉ रिपोर्ट, ये सारे जनरल्स के जो है ना हमने लिस्ट कर रखे हैं, इसकी जो है वो भी मैं दे दूंगा। तो ये मुख्तलिफ जनरल्स जो है ना पाकिस्तानी अदालतों में पेश किए जाते हैं। पीएलडी हो गया, सीएलसी हो गया, एनएलआर हो गया, सीआरएलजी हो गया, वाईएलआर हो गया, पीएससी हो गया, एआईआर इंडियन ऑल इंडिया लॉ रिपोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू हो गया। तो ये जजमेंट्स पेश की जाती हैं। एक केस को साइट किस तरीके से करते हैं ये एक बड़ा रेलिवेंट है। अगर तो पीएलडी या पीएलजे वाली है साइटेशन, तो उसके लिए तो तरीकाकार ये है कि पहले जो है ये एब्रीवेशन लिखनी है पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट की या पाकिस्तान लीगल डिसीजंस की। उसके बाद जो है ना ये ईयर लिखना है, 1999 के अंदर केस है। उसके बाद जो है ना वॉल्यूम, मल्टीपल वॉल्यूम्स के अंदर होता है। सुप्रीम कोर्ट का वॉल्यूम अलहदा होता है, हाई कोर्ट्स के वॉल्यूम अलहदा होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट का है या कराची हाई कोर्ट का है। तो वॉल्यूम का लिखना है, ये इधर वॉल्यूम, ये सुप्रीम कोर्ट ये ना वॉल्यूम है, सेक्शन है उसका पीएलडी 1999 के अंदर। उसके अंदर फिर उसके बाद पेज नंबर लिखना है। तो ये साइटेशन तरीकाकार है कि किस तरीके से साइट किया जाता है। इसी तरीके से पीएलजे वालों का ये तो था पीएलडी और पीएलजे वालों का। मुख्तलिफ और साइटेशंस होती हैं, जनरल्स होते हैं, जैसे सर इसमें एससीएमआर सर हो गया, सीएलसी हो गया, वाईएलआर हो गया। ओके सर डिफरेंट वॉल्यूम्स होते हैं जनरल्स के ना। पीएलडी वालों के अंदर सुप्रीम कोर्ट का अलहदा होता है, वो आगे चल के मैं दिखाता भी हूँ आपको सारी चीजें। तो क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पर होगा, ठीक है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का है जनरल्स है, तो ये एससीएमआर हो गया, सीएलसी हो गया, वाईएलआर हो गया, इनकी थोड़ी सी मुख्तलिफ है साइटेशन। ये साइटेशन इनके अंदर पहले जो है ईयर आता है 2002 का है, फिर उसके बाद जनरल की एब्रीवेशन आती है, उसके बाद पेज नंबर। अब 2002 सीएलसी 24, अब ये साइटेशन होगी। बाज़ औक़ात जब हम ओरली साइट कर रहे होते हैं ना, तो काफी मैंने वुकला को भी देखा है कि वो जल्दी जल्दी के अंदर जो है ना इस तरीके से साइट कर देते हैं 2005 सुप्रीम कोर्ट 10।
अब जो है ना अमूमन जो है ना इससे प्रेडिक्ट यही किया जाता है कि वो पीएलडी की साइटेशन सर्च बता रहे हैं। हालांकि जो है ना असल तरीकाकार जो साइटेशन का है वो ये है कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू की करनी है तो आप बताएं 2005 SCMR 10, ये साइटेशन का तरीकाकार है। अच्छा जी, जो अभी भाई ने किया वो ये कि वॉल्यूम्स क्या क्या है, तो ये पीएलडी का एक शुमारा है, ये है जनरल रिपोर्टेड। इसके अंदर मुख्तलिफ वॉल्यूम है। पीएलडी 1987 का पहला वॉल्यूम है। इसके अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के जनरल्स हैं जो इसके अंदर केसेस हैं 1998 के अंदर जो रिपोर्ट हुए हैं। फिर इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट का, कराची एंड कोयटा का, इस तरीके से इस तरफ देखें तो पीएलडी 2010 के हवाले से ये सारे के सारे हैं। इनके अंदर एक तो केसेस होते हैं, दूसरा जो है जनरल्स होते हैं। ये जो जनरल्स हैं ये मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट हैं लॉ के लीगल फील्ड के अंदर जिन्होंने मुख्तलिफ अपने आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं। तो पीएलडी वाले और एससीएमआर वाले ये जर्नल्स भी शाये करते हैं अपने इन्हीं जर्नल्स के अंदर ना, उनके आर्टिकल्स भी शाये करते हैं। इसके अलावा जो पीएलडी वाले करते हैं वो ये कि जो एक साल के अंदर जितने भी स्टैट्यूट्स होते हैं वो सारे के सारे स्टैट्यूट भी जो है ना अपने इसी जर्नल के अंदर शाये करते हैं। और ये देख लें, ये पीएलजे वालों के हैं। सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद मैगजीन पोर्शन होता है, फेडरल शरीयत कोर्ट क्रिमिनल केसेस का, और फिर इस तरीके से। अच्छा, जो अनबाउंड मंथली वॉल्यूम्स होते हैं ना, महीने का जो शुमारा होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हर महीने अलग अलग मिलता है ये शुमारा, 200-300 रुपए का होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन ये जो है ना काफी हेल्पफुल होता है। इसके अंदर ये कंटेंट दिया हुआ है कि जनरल सेक्शन पेज नंबर 1 से लेकर 24 तक है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है 1 से 144 तक है। फिर फेडरल शरीयत कोर्ट की स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से। ये पीएलडी वालों का था। अच्छा, अब जो वॉल्यूम है इसके अंदर, उस वॉल्यूम के अंदर भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। नॉमिनल इंडेक्स होता है उसका, कंटेंट ऑफ टॉपिक साइटेड, सब्जेक्ट इंडेक्स होता है, सब्जेक्ट इंडेक्स होता है। इसके अलावा केस जजमेंट और पेज नंबर और ये सारी। अब ये टाइटल पेज है जर्नल का। अगर सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू है तो ये टाइटल पेज में सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू लिखा हुआ है, और इसके बाद ये लिखा हुआ है किस साल का है, और ये पार्ट बता रहा है उसका कि पार्ट 1 है, 2 है, 3 है। अच्छा, ये जो है नॉमिनल इंडेक्स है। इसके अंदर जो पार्टीज नेम है वो दिए हुए हैं, और आखिर के अंदर जिस सफे नंबर पर ये जो है केस मिलेगा वो दिए हुए हैं सारे के सारे। इसको नॉमिनल इंडेक्स कहते हैं। मतलब कि जिसने मैनुअल रिसर्च करनी है तो वो पेज नंबर या तो पार्टीज के नाम से सर्च कर ले और जाकर डायरेक्टली उस पेज नंबर पे जाकर देख ले कि केस क्या है। ठीक है। दूसरा ये जो है टॉपिक्स जो साइट किए जाते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये एक टॉपिक है। ठीक है। इस टॉपिक पर कौन सी जजमेंट आई हुई है वो पेज नंबर 17 पे लिखी हुई है। पेज नंबर 17 कंसल्ट कर लें। तो ये मुख्तलिफ मोड्स है रिसर्च करने के लॉ जर्नल्स के तरफ। इसके अलावा जो है सब्जेक्ट इंडेक्स होता है। अब ये जो है ना एक हेड नोट की ही किस्म है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो हमने देखा उसके अंदर वो जो है बता रहा है कि ये जो है केस ला है कोर्ट वाइल प्रोसीडिंग विद एनी लिस्ट कहते हैं लिटिगेशन को या केस को, हैड टू क्लियर देयर माइंड। अब तो ये जो है रेशो डिसाइडेंडी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के मामले पे, तो ये एक सब्जेक्ट इंडेक्स के अंदर आ गई। अगर आपके रेलिवेंट है तो आप पेज नंबर 1419 पे जाकर तो ये देख लें। अच्छा, केस जजमेंट एंड अदर ऑर्डर्स। अब ये जो है ना मंथली, ये सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू के अंदर है। तो अब जो सुप्रीम जजमेंट हो गई या ऑर्डर हो गया, वो जो जनरल्स में छपता है तो वो इस तरीके से छपता है। अब जो रिपोर्ट होती है उसके काफी सारे एलिमेंट्स हैं। पहले तो साइटेशन होती है, उसके अंदर फिर कोर्ट कौन सी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उसके अंदर जजेस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, और ये सारी चीजें, पार्टीज का नाम, केस नंबर, हेड नोट्स के अंदर ये भी रेफर किया जाता है कि कौन कौन से केसेस साइट किए, कौन से रेफर किए, किन पर रिलाय किया, किन को जो है ना डाइसेंट किया जजेस ने, और कौन से सेट असाइड किए, और कौन कौन से वुकला पेश हुए, और वुकला के साथ जो दोस्त पेश हुए। जो फर्ज करें अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 वकील पेश हो रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का हो रहा है, 2 हाई कोर्ट के हो रहे हैं, तो इनके भी नेम्स जो हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं, although उनके पास स्टैंडिंग नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में हो, लेकिन हाई कोर्ट वालों को भी मेंशन किया जाता है उसमें। तो ये रेलिवेंट किस वजह से रेलिवेंट हो जाता है, जब आप जुडिशरी के एग्जाम्स देते हैं तो उनके अंदर ये रेलिवेंट हो जाता है कि मैं इतने लैंडमार्क केसेस के अंदर पेश हुआ हूँ, या फिर जब आप सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर भी ये रेलिवेंट हो जाता है। अच्छा, डेट ऑफ हियरिंग होता है, ये मैंने पहले भी बताया कि लिमिटेशंस जब हम काउंट कर रहे होते हैं तो तब रेलिवेंट होता है ये। इसके अलावा ऑथर, जज का नेम, मेन बॉडी, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पहला पेज है इसके अंदर जो साइटेशन का है मैंने बताया, ये 2013 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1, ये साइटेशन है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का केस है, प्रेजेंट किसके सामने हो रहा है,
चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, ये मैं बता, नजर आ रहा है सारा को? तो ये इफ्तिखार चौधरी साहब के सामने पेश हो रहा है ये केस, और जस्टिस जवाद खाजा साहब भी इसको सुन रहे हैं। उसके बाद पार्टीज नेम आ जाता है, और ये जो साइटेशन दी हुई है, ये केस नंबर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 2311 ऑफ 2012। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस दायर हुआ, ये उसका नंबर है। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा ये अगेंस्ट व्हाट और व्हिच सॉर्ट ऑफ पिटीशन, ये फिर ये भी इसमें बताया जाता है कि किस मामले पर गए हुए हैं। तो ये फिर इसमें जैसे बताया गया कि पिटीशन बाय अनीता तुराब फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट की प्रोटेक्शन के लिए एक केस दायर किया गया। अच्छा, हेड नोट्स पर आ जाते हैं। अब हेड नोट्स जो है ना, इसके भी काफी हिस्से हैं। अब ये जो हेड नोट में आप हिस्सा देख रहे हो ना, ये वो पर्टिकुलर लॉ है जो कि इस केस इस जजमेंट के अंदर डिस्कस हुआ हुआ है, जिस पर क्वेश्चन ऑफ लॉ जो असरटेन किया अदालतों ने। तो पंजाब लैंड एक्विजिशन रूल्स को असरटेन किया, इसके अंदर से किया हुआ है। तो जो पर्टिकुलर उसका रूल है, रूल 14, उसके मुतालिक ये केस लॉ है। ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये जो एरिया ऑफ इस्तेदाद है, लैंड एक्विजिशन एक्ट के मुतालिक है ये जजमेंट। तो उसके अंदर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ सर्टेन किया गया है, वो इधर आ जाएगा हेड नोट के अंदर। तो ये रेदर देन कि आप पूरी जजमेंट पढ़ें, उसके अलावा जो आपके काम के मतलब का ये अगर हेड नोट है, तो फिर आप जजमेंट पूरी पढ़ें और फिर उसको अदालतों में साइड करें। आप पूरी जजमेंट पढ़ने के बजाय ये हेड नोट पढ़ लेते हैं, अगर आपके काम की होती है तो फिर आप पूरी जजमेंट पढ़ लेते हैं, तो ये आसानी रहती है। अच्छा, ये एरिया ऑफ लॉ भी डिस्कस इधर बता देगा कि वैसे तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का जो ब्रॉडर अगर देखा जाए एरिया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो ये इसके मुतालिक भी बयान कर दिया कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ से मुतालिक इस केस के अंदर 2013 सुप्रीम कोर्ट 219 में क्या बात की गई है। तो ये इधर से आ जाते हैं। अच्छा, हेड नोट हो गया। हेड नोट के बाद के अंदर जो है ना, एक और चीज जो डिस्कस की जाती है वो ये कि कौन कौन से केसेस जो है वो रेफर किए गए। ये ब्लर आ रही है थोड़ी बहुत बाहर। तो कौन कौन से केसेस रेफर किए गए, साइड किए गए, और जिन पर रिलाई किया अदालत ने, और कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जिन पर अदालत ने जिसको डिस्टिंग्विश कर दिया, जिसको नहीं माना या जिसको सेट असाइड कर दिया, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा जो पर्सन अपेयर हो रहे हैं या वकला अपेयर हो रहे हैं, वो सारे के सारे भी इसके अंदर बयान कर दी जाती हैं, ये जनरल के अंदर। अच्छा, रिपोर्ट के अंदर और जो चीजें होती हैं वो उसमें ये कि जो पर्सन अपेयर हो रहा है वकील के साथ, वो आ जाता है इधर। इसके अलावा किस डेट को वो हेयर कर रहे हैं, डेट ऑफ हेयरिंग, ये आ जाता है। इसके अलावा जो जजेस हैं, नेम जजेस का, वो आ जाता है। मेन बॉडी पर आ जाता है। आखिर के अंदर जो है वो अगर देखें तो ये कोर्ट इंटरनल कोड है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है कोर्ट, ये इंटरनल कोड होता है सुप्रीम कोर्ट का, MWA/A28 सुप्रीम कोर्ट, ये इंटरनल कोड है सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट पे देते हैं। इसके अलावा ये ऑर्डर जो है ये एक केस रिजल्ट होता है। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो है इधर डिस्पोज ऑफ कर दिया, वो डिस्पोज ऑफ दो एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन वो दी गई थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो ये मेन फाइंडिंग है जो कोर्ट की होती है। हेड नोट्स के ऊपर होगी बात। अच्छा, अब साइटेशन जो है उसको किस तरीके से तलाशना है, अंदर जब जनरल के अंदर जाते हैं, तो उसमें जो है ईयर जो है वो लिखा हुआ होता है इस तरफ, ये जो है ये ईयर लिखा हुआ होगा, ये पार्टी का नेम लिखा हुआ होगा, केस का जो नेम है, और ये पेज नंबर है। ठीक है, ये इंटरनल कोड की होगी और केस रिजल्ट होगी। अच्छा, अब जो अमूमन पहला पैराग्राफ होता है ना, उसके अंदर वो जज बताता है कि कौन कौन से फैक्ट्स जो है ना प्रीवियस प्रोसीडिंग्स के अंदर असरटेन हुए हैं। वो बताएगा कि जो है ना फला तारीख को जजमेंट हुई थी, उस फला तारीख की जजमेंट के खिलाफ अपील है, ये जो मेरे सामने है। तो ये सारी बातें पहले इंट्रोड्यूस करवाता है वो, कि अब ये 5/7/2012 को जो है ना एक कोर्ट ने लीव टू अपील उन्होंने फाइल की थी, और ये हुआ। दूसरे पैरा के अंदर अब ये आर्टिकल 185 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको दो कंकरेंट अगर फाइंडिंग्स निचली अदालतों में आपके खिलाफ हुई हुई हैं, तो आपको बार करता है कि आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट में है। उससे पहले आपको आर्टिकल 185 कहता है कि आपको लीव टू अपील फाइल करनी होती है सुप्रीम कोर्ट, अगर अपील कंटेस्ट करनी है आपने सुप्रीम कोर्ट में। तो ये लीव टू अपील का ये केस है, तो लीव टू अपील के लिए उन्होंने ग्राउंड्स लिखे, अगर लीव टू अपील ग्रांट कर रहे हैं तो किन वजूहात पर लीव टू अपील ग्रांट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। तो ये वजूहात इसमें लिखी हुई है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, पहली दूसरे पैराग्राफ में।
अच्छा, जब आगे चलते हैं दरमियानी पैराग्राफ के अंदर, तो ये मेन बॉडी होती है जजमेंट की। तो इसके अंदर असल में रीजनिंग वगैरह दी जाती है, और जो स्पेसिफिक रिजल्ट होता है वो आखिरी पैराग्राफ के अंदर दिया जाता है। ये जजमेंट जो है ना, अभी इतना टाइम नहीं है कि जो है ना मैं सारी बयान करूं। क्वेश्चन आंसर आखिर में होंगे। Such a knowledgeable explanation was made by Mr. Daniel Shokat. Thank you very much, Mr. Daniel, for your precious time. Well, who knows how the future research work will be done. To know this all, we have Mr. Rayan Hamid, who is a certified SEO content writer with us to make it easy to understand our unique topic. Sir, please turn your mic on and explain to us what actually SEO is, its importance in legal research writing, and what is comparative analysis. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इस कोर्स का जो टाइटल है उसके अंदर आपको एक लफ्ज नजर आ रहा होगा, एसईओ। तमाम जो लॉ से रिलेटेड हमारी तरह लोग हैं उनको नहीं पता होगा कि एसईओ क्या है, और पता होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी लॉ के रिलेटेड चीज़ नहीं है। लेकिन इस चीज़ को क्यों इंक्लूड किया गया है और इसको इंक्लूड करने के पीछे रीज़न क्या है, उसको जो मैं पहले बयान करता चलूँ, फिर इंशाल्लाह ताला इसको हम आगे स्लाइड्स के ज़रिए से जो है वो इसको देखेंगे। सो एसईओ अगर हम सिंपल समझें कि एसईओ है क्या, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि किसी भी चीज़ को आप जो है वो सर्च इंजन के लिहाज से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका लॉ से क्या रिलेशन है कि हम अभी जो भी चीज़ हम लिखेंगे, हमने जैसे कि इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि हमने उसको पब्लिश करना है अपनी वेबसाइट पे। जो इस क्राइटेरिया पे जो वर्क उतरेगा उसको हम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे, और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर जो हमारा एक एम है कि हम एक लॉ जर्नल वकालत ऑनलाइन की तरफ से अपना एक होगा हमारा, रजिस्टर करेंगे। उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम मौका देंगे लोगों को कि वो आए। तो ये हमारा एक एम है। तो इस चीज़ को जो है मद्देनजर रखते हुए एक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हम कह रहे हैं कि हमारे जितने भी राइटर्स हैं उनको आनी चाहिए। अब होता यह है कि जितने भी लॉ जर्नल्स हैं, जो भी एक रिसर्च राइटर्स जो लिखते हैं वो लोग देते हैं, और उनको नहीं पता कि उनको जो है वो रिसर्च कौन देख रहा है, कितने लोगों ने देखी है, उनके रिसर्च के अंदर पब्लिक इंगेजमेंट है या नहीं है। और अगर कोई इस तरह की जो है रिसर्च लिख रहा है तो उसके लिए उसको ये पता होना लाजिम है कि आया कि उसका जो लिखा हुआ काम है वो लोगों को हेल्प आउट कर भी रहा है या नहीं, और उस पर क्या रिव्यू है लोगों का। अगर आज कोई इंटरनेट पे अपना आर्टिकल या रिसर्च वर्क जो है अपलोड करता है तो उसको सिर्फ ये पता नहीं चलेगा कि उसका जो है वो कितना उस पब्लिक ने उसको रीच आउट किया है। तो इस चीज के लिए जो है वो आपके कंटेंट, आपके लिखे हुए रिसर्च पेपर का एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होना जरूरी है, और उस ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक खास तरीका है, एक जो है पैटर्न है जिसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए ताकि वो जो है इजीली लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको ये भी नजर आ रहा है कि एसईओ के जो है वो दो टाइप्स हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ऑफ पेज से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, इसके अंदर जो है वो क्रिएटिंग बैकलिंक्स एंड XYZ इंक्लूड होता है, वो उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। अब ऑन पेज के अंदर जो है वो कंटेंट राइटिंग की एसईओ अलग है, बाकी ऑन पेज की जो है वो अलग हो जाती है। इसके अंदर जो एसईओ कंटेंट राइटिंग है इसके अंदर भी दो तरह की एसईओ जो है वो हमने सीखनी है। एक जो आपको नजर आ रहा होगा एसई सर्च इंजन के लिए हमने अपने जो लिखना है जो ना आगे जाके उसको हमने कोशिश करनी है कि हम अपने सर्च इंजन के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। और जो दूसरा है वो फॉर रीडर्स है, ठीक है। आपने सर्च इंजन के लिए तो जो है उस चीज को ऑप्टिमाइज कर दिया, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन जिस तरह हमने पढ़ा होगा कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक मखसूस टेम्परेचर होता है, इसी तरह ऑप्टिमाइज करना होता है ताकि वो फ्रेंडली बन जाए, रीडर फ्रेंडली एंड सर्च इंजन फ्रेंडली। ये दोनों चीजों को हमने लेके चलना है कि आपने जो रिसर्च लिखी है वो रीडर फ्रेंडली भी होनी चाहिए और सर्च इंजन फ्रेंडली भी होनी चाहिए। मूविंग नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, इस चीज को हम अभी डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले के क्यों मैटर करती है लीगल रिसर्च के अंदर। तो देखें, एक राइटर का सबसे बड़ा एम होता है कि वो अपने लिखे हुए काम को
दाद रसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। तो अगर उसको ये चीज़ नहीं मिलती, उसने अगर एक रिसर्च पेपर लिखा है 1 महीना लगा के, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 4 महीने भी लग जाते हैं, जिस तक उसकी एप्रिसिएशन नहीं हो रही और लोग उसको पढ़ नहीं रहे हैं, उससे किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर ये जो है ना एक दुःख की बात है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एसईओ और लीगल रिसर्च, क्योंकि अब है फ्यूचर, ठीक है? अब ये लॉ जर्नल्स जो है वो किताबों से तो लोग कम ही पढ़ेंगे और इंटरनेट से जो है ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएँगे, लेकिन वर्डप्रेस फॉर्मेट में, ठीक है? और ब्लॉग पोस्ट फॉर्मेट में इंशाल्लाह ताला ये आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें अवेलेबल होंगी। सो जैसे ही हम फ्यूचर पे ही काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नज़र आ रहा है विज़िबिलिटी। पहले तो ये आपकी विज़िबिलिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है? आपका जो रीडर आएगा तो इजीली एक्सेसिबल होगा। अगर लिख रहा हूँ एक्सप्लॉयटेशन पे एक लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सेक्शन 3 जो है वो सॉरी आर्टिकल 3 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि स्टेट जो है वो किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन से जो है वो अपनी जो है वो सब्जेक्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी। तो उसके ऊपर अभी हमने एक आर्टिकल लिख दिया, गूगल पे तो हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स इस चीज पे होंगे। सो कोई अगर सर्च कर रहा है तो क्या इसके अंदर है कि आपका ये आर्टिकल सबसे पहले उसको शो और वो रीड करे। सो ये सारा डिपेंड करता है एसईओ पे कि सर्च इंजन उसको जो है वो ट्रेंड करवाता है या नहीं करवाता, ठीक है? ये तो हो गया, हमने जैसे डिस्कस किया कि एसईओ के 2 जो है वो हम चीजों को साइट्स को कवर करेंगे, एक सर्च इंजन फ्रेंडली और एक रीडर फ्रेंडली। सो अब दूसरा इसके अंदर हम पॉइंट देख रहे हैं, इंटरेक्टिव होना चाहिए, रीडर फ्रेंडली होना चाहिए और इंटरनेट फ्रेंडली। सो आपका जो है वो कंटेंट इतना इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आपका रीडर उससे जो है फायदा हासिल करे, उसको बार बार आपका पेज लीव ना करना पड़े जाके किसी लफ्ज को सर्च करने में। उसमें यह है कि अगर आपने कोई लीगल टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है, ठीक है, तो उसको जो है आप सिंपली आगे ब्रैकेट के अंदर उसकी मीनिंग वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ही, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज है कि जो एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट होता है उसको सर्च इंजन खुद भी रिकमेंड करता है, ठीक है। और फोर्थ नंबर, ऑब्वियसली हाई नंबर ऑफ ऑडियंस मिलती है उसके साथ। सो यही वो रीजन है कि क्यों एक लीगल रिसर्च को जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए और इसका क्या फायदा है। सो मूविंग अप नेक्स्ट, हम जो है डिस्कस करेंगे कि अपनी ऑडियंस कैसे चूज करनी है। देखें, आप लीगल रिसर्च लिख रहे हैं, नो डाउट आप कितने भी माहिर होंगे लीगल रिसर्च के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तमाम जितने भी माहिर कवानीन हैं और जितने भी रिसर्चर हैं, सो उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को सीखें, क्योंकि उनको जो है फ्यूचर के अंदर उनका जो काम है वो इंटरनेट से ही लोगों ने पढ़ना है। सो सबसे पहले आपने देखना है कि आपने अपनी ऑडियंस डिफाइन करनी है कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपका जो काम है वो पढ़ने वाला कौन है, ठीक है। आपको अभी इधर नजर आ रहा होगा, एक तो जनरल पब्लिक है जो कि जिनका लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है, कॉमन सिविलियंस है, ठीक है। दूसरी जो लीगल पब्लिक है, इसके अंदर लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स और रिसर्चर आते हैं, ठीक है। अब एक लॉ स्टूडेंट का लेवल अलग होता है, ठीक है, लॉयर का अलग लेवल होता है। लॉयर वहां तक रिसर्च करता है जहां तक नीडेड होती है, लेकिन रिसर्चर हर वक्त कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करने के लिए रिसर्च करता ही रहता है। सो आपने एक ऐसा कंटेंट लिखना है, आपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर लिया, अब इसमें आपके ऊपर है, आप सिर्फ लॉयर्स के लिए लिख रहे हैं या आप सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिख रहे हैं या जनरल पब्लिक के लिए। वैसे ज्यादातर एसईओ ऑप्टिमाइज वही होता है जो कि जनरल पब्लिक के लिए हो और उसके साथ साथ जो है वो दीगर लीगल पब्लिक के लिए जिसमें लॉयर्स और रिसर्चर्स आ जाते हैं। सो वो आप पे डिपेंड करता है और उसको करना भी जरूरी है। तो वही जो कंटेंट है वो एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाता है। यहाँ पे हमें नजर आ रही है अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स। आपने नीड्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। वो नीड्स को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? सिंपल है, हमारे पास कुछ टूल्स होंगे, ठीक है, जिनकी मदद से हम ये चीज मालूम कर सकते हैं कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेट पे आके आजकल क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक जो है वो सर्च किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन होगा कि हम जो चीज लिखें वो पढ़ी जाए। आप किसी रिसेंट जजमेंट को उठा के उसके ऊपर पूरा जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशन लिख सकते हैं, उसके अंदर आप मुख्तलिफ हवाला जात दे सकते हैं। सो जो करंट चीज होगी उसको ऑब्वियसली जो है पब्लिक सर्च आउट करती है। तो मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं, ये आपने माइंड में रखना है कि आप जो चीज लिख रहे हैं उसके पीछे उसका रीजन क्या है। और ऑब्वियसली हमारे पास टूल्स होंगे जो हमें हेल्प आउट करेंगे, हमें डिसाइड करने में मदद करेंगे कि जो टॉपिक हम लिखने जा रहे हैं वो पब्लिक की नीड है भी या नहीं। सो दिस इज understanding your audience, which is very important
एसईओ के हिसाब से और रिसर्च के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मूविंग अप नेक्स्ट वी विल हैव व्हाट आर कीवर्ड्स। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से 90% से ज्यादा ऑडियंस को नहीं पता होगा कीवर्ड्स क्या है, ठीक है। और ये कोई लीगल टर्म भी नहीं है कि किसी को पता होनी चाहिए। तो ये एक एसईओ टर्म है। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड आपका जो रिसर्च वर्क है, आपका जो आर्टिकल, ब्लॉग या फिर जो मर्जी रिपोर्ट बोल दो, उसके अंदर जो मेन वर्ड है, ठीक है, जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो टाइटल के अंदर भी आ रहा है, जो मुख्तलिफ हेडिंग्स के अंदर भी आ रहा है, जिस तरह मैंने अभी आर्टिकल 3 की मिसाल दी, हमने एक्सप्लॉयटेशन का जिक्र किया। तो एक्सप्लॉयटेशन क्या हुआ? हमारा कीवर्ड हो गया ना। अब इस कीवर्ड से हम फर्दर कीवर्ड्स ड्राइव करेंगे, जो कि मुख्तलिफ तरह की जो टाइप्स हैं एक्सप्लॉयटेशन की, जिसमें आप चाइल्ड अब्यूज देख सकते हैं, जिसमें आप हैरासमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस आ गई है, ठीक है, इसको आप ले सकते हैं। अब कीवर्ड्स, ये हमारा मेन कीवर्ड हो गया, ठीक है। अब यही कीवर्ड जो रिसर्च है, यही हमें करनी है कि जो हम आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको बोल दिया एक्सप्लॉयटेशन है। अब आप कैसे यकीन कर सकते हो कि जो एक्सप्लॉयटेशन है वही हमारा कीवर्ड है, ठीक है। इस चीज को यकीनी बनाने के लिए आपको हम आगे टूल्स रिकमेंड करेंगे कि आपने सर्च करना है कि इस टॉपिक को, एक्सप्लॉयटेशन वाले टॉपिक को इंटरनेट पे लोग कैसे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि गूगल कीवर्ड प्लानर है और बहुत सारे और भी हैं, योस्ट एंड सैमरश। सो वो हम आगे जाके देखते हैं, लेकिन उसको हमें पता चल जाएगा कि एक्सप्लॉयटेशन वाला जो टॉपिक है वो कैसे जो है वो सर्च किया जा रहा है। सो मूवी जो है, इसको जो है हम कीवर्ड इसलिए जो है ना ज्यादा जरूरी। अच्छा, ये टूल्स फॉर एसईओ है। इसके अंदर अगर आप देखें, क्लोज करके एक एक को रीड करें, कि ऑन नंबर जो है वो 5 हम देख रहे हैं कि फाइंडिंग कीवर्ड्स ढूंढने के लिए जो है वो सर्च कंसोल, और उसके साथ साथ जो है वो कीवर्ड प्लानर हमें नजर आ रहा है, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। ये जो है वो फ्री, जितने भी आप देख रहे हो सारे फ्री टूल्स हैं, कुछ पेड भी हैं, लेकिन ये अथॉरिटेटिव हैं और ये जो है ना हेल्प आउट कर सकते हैं। अब इनका सबका मकसद डिफरेंट है, ठीक है, ये सब यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। इनमें कुछ जो है आपको टूल्स बताएंगे कि कौन सा कीवर्ड जो है लेक कर रहा है, मतलब लोग लिख रहे हैं लेकिन उस रिसर्च पेपर को कोई देख नहीं रहा है, ठीक है। और इसमें सर्च कंसोल ये आपको बताएगा कि जो डिक्लाइनिंग कीवर्ड्स हैं उन पे जो है वो रिसर्च पढ़ी नहीं जा रही है। सो क्या फायदा अगर एक बंदा 4 मंथ्स लगा के एक जो है वो रिसर्च लिख रहा है और उसको कोई पढ़ नहीं रहा है। सो ये जितने भी टूल्स हैं, इनको इंशाल्लाह ताला हम अपकमिंग सेशंस के अंदर आपको जो है वो लाइव यूज करके भी दिखाएंगे कि इनको यूज कैसे करना है, ट्यूटोरियल देंगे। सो मूविंग अप नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो हमारा टाइटल का होगा कि आपने एक टाइटल को कैसे चूज करना है, ठीक है, एक अट्रैक्टिव टाइटल को कैसे चूज करना है। सो टाइटल को जो है चूज करने के लिए सबसे पहली बात तो यही कि जो है वो कीवर्ड आपका टाइटल में जरूर होना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी आप इमेजिन करें माइंड में, अभी हम दिखा तो नहीं सकते क्योंकि वी आर हैविंग स्लाइड्स ओवर हियर। सो इमेजिन करें आपने कोई चीज सर्च की है सर्च बार के अंदर, तो आपके सामने जो है वो 5-6 चीजें आ गई हैं, ठीक है। आपने, चलो हम इसी को लेके चलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन को लेके चलते हैं। आपने एक्सप्लॉयटेशन इन पाकिस्तान सर्च किया, डिफरेंट एक्सप्लॉयटेशन इन पाकिस्तान, आपके सामने 5-6 जो है वेबसाइट आ गई हैं। अब आप किसी एक को ओपन करोगे, लेकिन जो पहले नंबर पे आई है इसका कभी किसी ने रीजन ही नहीं जानने की कोशिश की ये पहले नंबर पे क्यों आई है। अगेन दिस इज द मैजिक ऑफ एसईओ, ठीक है। अब क्यों आई है? क्योंकि आपने एक्सप्लॉयटेशन इन पाकिस्तान सर्च किया था और उस सेम जो है वो जो आर्टिकल होगा, रिपोर्ट होगी, उसके अंदर यही उन्होंने टाइटल ही ये रखा हुआ है। सो उसी टाइम जो है वो सर्च इंजन ने वही रिपोर्ट जो है वो रिकमेंड कर दी। तो यही जो रीजन है कि आपने टाइटल, अब ये तो हो गया। फिर हमने जैसे डिस्कस किया कि सर्च इंजन जो है वो 2 तरह के जो है वो हमने देखना है ऑप्टिमाइजेशन, एक इंजन फ्रेंडली, ये तो हो गई इंजन फ्रेंडली। अब जो रीडर फ्रेंडली कैसे होगी? अब इसको आपने अपीलिंग बनाना है इस टाइटल को, ठीक है, आपने अटेंशन कैप्चर करनी है। बाजू का आप चीजें पढ़ रहे होते हैं, नहीं ये ठीक नहीं है, सो यू मूव अप टू द नेक्स्ट, ठीक है। आप आई कैचिंग होना चाहिए, जैसे ही रीडर रीड करता है उसका दिल करे कि वो टाइटल रीड किए अभी उसने, वो जाके आपकी रिपोर्ट पढ़े, ठीक है। क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, जो आप अंदर आपका मटेरियल है उससे रेलिवेंट होना चाहिए। सो मूविंग अप नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कंटेंट क्वालिटी एंड रेलिवेंस। अगेन
रेलिवेंट तो जो टाइटल का हमने देखा है कि रेलिवेंट होना चाहिए, और उसी जो रिसर्च का कंटेंट है वो भी रेलिवेंट होना चाहिए, और कंटेंट क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब कंटेंट क्वालिटी अच्छी कैसे होगी? सो इसके अंदर वो पर्सन टू पर्सन होता है। अगर कोई मेरी तरह न्यू है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्राई करेगा कि वो कंटेंट क्वालिटी को इंप्रूव करे, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करे, ज्यादा से ज्यादा साइटेशंस जो है वो उसके अंदर एंटर करे, ठीक है, उसके अंदर इजी वोकेबलरी यूज करे। अगर वो कोई टिपिकल टर्म यूज कर रहा है लॉ की, ठीक है, तो उसको चाहिए कि वो उसका जो है वो इजी इंग्लिश टर्म भी उसके लिखे, ताकि रीडर जो है आपका डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ गई है। एक मिनट जरा बैक करें ना, वो एक रह गया है। हाँ, अच्छा, इंटरनल लिंक एंड यूज ऑफ लीगल साइटेशंस, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग यही है कि अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, आप मूविंग अप टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, अगर आपका वो पैराग्राफ एम ही शुरू हो गया, मतलब उसका कोई लिंक नहीं ऊपर वाले के साथ, तो जो है वो भी एक रीडर के डिस्ट्रैक्शन का बाइस बन सकता है, ठीक है। हमने ये इसी चीज पे हम फोकस कर रहे हैं कि जो रीडर फ्रेंडली कंटेंट हमने बनाना है, उसी की बात चल रही है कि वो जो है वो रीडर हमारा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऊपर वाला पैराग्राफ एंड किया, ठीक है, बात चेंज हो रही है, लेकिन पूरा जो हमारा टाइटल है उसके रेलिवेंट ही हमारा कंटेंट होना चाहिए। सो अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट है अवॉइडिंग डुप्लीकेट कंटेंट एंड प्लेजरिज्म, ठीक है। एक तो हो गया डुप्लीकेट कंटेंट के मतलब हमने बार बार बातों को रिपीट नहीं करना अपने रिसर्च। एक बात जो हो गई है, ठीक है, वो उससे हमने नेक्स्ट कोई बात करनी है, ठीक है। और प्लेजरिज्म तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। इन सम रिसर्च वर्क जो है प्रॉपर साइटेशन के साथ, प्रॉपर क्रेडिट के साथ जो है हम कुछ लॉ जर्नल्स अलाउ करते हैं, जिस तरह अमार भाई ने बताया था पिछले सेशन के अंदर कि कुछ के अंदर 7% होता है, कुछ के अंदर 11% होता है, एंड कुछ कुछ जो है वो लोकल लॉ जर्नल्स 20 तक अलाउ करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो कुछ में 4% होता है। तो ये डिपेंड करता है लॉ जर्नल्स पे, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट सर्च इंजन? भाई सर्च इंजन जो है प्लेजराइज कंटेंट वो जो है वो कॉपीराइट्स में डाल देता है, और क्रॉलर जो है वो क्रॉल ही नहीं करता। क्रॉलर जो सर्च इंजन की तरफ से क्रॉलर होता है, आपके कंटेंट को क्रॉल करता है, और उसी ने डिसाइड करना है कि आपका कंटेंट जो है उसने ट्रेंड होना है या नहीं। सो इधर देखें, हमने लिखा क्रॉलर्स हेट प्लेजरिज्म, ठीक है। तो ये आप नहीं, आपका कंटेंट रिकमेंडेशन में आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने नेक्स्ट सेशन भी रखा है कि जो है ना, हमने प्लेजरिज्म से कैसे बचना है। सो कोई भी जो है वो ऊपर से सीख के नहीं आता, हमने रिसर्च पेपर्स ही पढ़ने होते हैं, उन्हीं से ही आगे कंटिन्यू करके हमने रिसर्च और साइटेशंस लिखनी होती है। लेकिन फिर उसका एक तरीकाकार है, उसका एक प्रॉपर वे है, पैटर्न है कि हमने उन चीजों को कैसे जो है वो बचाना है अपने आप को कॉपीराइट से और प्लेजरिज्म से। अच्छा जी, ये हो गया। अब मूविंग अप नेक्स्ट जो है हमारे पास, अच्छा जी, ये हमारे पास बॉडी फॉर्मेट है, ठीक है। इसकी जो कुछ डिटेल है मैंने वो ग्रुप में शेयर कर दी है कि इसको जो है वो कहाँ कहाँ पुट करना है, ठीक है। अब जो सबसे पहला टाइटल पेज होता है, अगर आपने कोई भी रिसर्च वर्क देखा हो, हम आपको रिसर्च वर्क का जो है हमने लास्ट सेशन के बाद दानियाल ने ग्रुप में फ्लोट किया था, ठीक है, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स खोल के अपने सामने रख सकें, और अभी इसको मैंने डिटेल में भी पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रुप में सेंड किया। तो सबसे पहले टाइटल आ जाता है हमारा, ठीक है, किसी भी रिसर्च वर्क। अब ये जो है ना, ये एसईओ ऑप्टिमाइज है, और ये आप जो फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, ये एक जर्नल फॉर्मेट है। हर लॉ जर्नल अपना फॉर्मेट रिकमेंड कर सकता है, ठीक है। जिस तरह हमने फर्स्ट सेशन में ये चीजें जो हमने बेसिक सीख ली है कि हर लॉ जर्नल का भाई अपना पैटर्न है, लेकिन एक जनरल पैटर्न भी होता है रिसर्च का। सो सबसे पहले टाइटल आ जाता है। अब टाइटल के अंदर जो है हमारे पास टाइटल पेज ही अलग है, टाइटल वाले पेज पे और ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं आएगा। टाइटल आ जाता है, टाइटल के वहां पे हमें नीचे ऑथर वगैरह का नेम, डेट, ठीक है, ये चीजें मिल जाती हैं स्मॉल बॉक्स के अंदर। और फिर एब्स्ट्रैक्ट, अब जिस तरह अमार भाई ने भी बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो एक समरी है। ये क्यों लिखते हैं? इसका मकसद ये है कि जो बंदा आपका टाइटल पढ़ के आपकी रिसर्च पे आ रहा है, वो पहले ये जानना जरूरी समझता है कि जी इतनी बड़ी मैं रिसर्च पढ़ रहा हूं, अगर 5000 वर्ड्स या 4000 वर्ड्स की पढ़ रहा हूं, और उसमें मुझे क्या, उसको मैं उसके अंदर से मैं सीखना क्या है मैंने, तो वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है, एक समरी है कि जी ये चीजें, इन पे आगे बात होगी, सो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। तो इस तरह जो है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट है, ये समझो कि साइनॉप्सिस है, या साइनॉप्सिस है और हेडिंग्स हैं कि अंदर हमने जो है वो कंटेंट क्या क्या है, इन ये नंबर की फॉर्मेट में होता है, ठीक है।
अच्छा, लिटरेचर रिव्यू आ जाता है सबसे सॉरी इंट्रोडक्शन होता है कि जो है वो रिसर्च वर्क जो है ये किस टॉपिक पे है, ठीक है। फिर लिटरेचर रिव्यू पे हम आते हैं कि वो बैक जो है उसका लिटरेचर रिव्यू होता है किसी भी टॉपिक का। फिर मेथोडोलॉजी आ जाती है कि किस तरीके से जो है वो क्या मेथड अपनाए गए हैं। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके लीगल एनालिसिस, फिर उसके अंदर इधर ही साइटेशंस, और दो के साइटेशंस पूरे जो है ना वो रिसर्च पेपर में चलती हैं, लेकिन जहाँ पे लीगल एनालिसिस है वहां पे जो है वो आप साइटेशंस जो है वो आपने ज्यादा यूज करनी होती है, क्योंकि आपने हेडिंग ये दे रखी है। और ये जो है स्टैंडर्ड नहीं है, आप इधर 7 नंबर जो है कुछ ऐसी, जैसे ये 6 मेथोडोलॉजी अगर नहीं आप एंटर करना चाह रहे, या 7 नंबर नहीं है आपकी रिसर्च जो है वो किसी और टॉपिक पे, ठीक है। और फाइंडिंग्स ये आप अपनी बताते हैं कि इसके अंदर क्या फाइंडिंग्स है, आपका पूरा रिसर्च पेपर है, ठीक है। अच्छा जी, अब डिस्कशंस और कंक्लूजन। अच्छा जी, मूविंग अप टू नंबर 10 कंक्लूजन, जो कि हमें पता है कि एनुअल सिस्टम वाले जितने भी लड़के होंगे उनको तो वैसे ही पता होगा कंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, रेफरेंसेस। वैसे जो है ना आप देखेंगे कि जनरल पेपर के अंदर एंड पे एक मैं आपको दिखाता हूँ, मैं थोड़ी देर तक प्रेजेंट करता हूँ इसी का ही एग्जांपल, कि जनरल पेपर के अंदर जो है वो नीचे एक लाइन होती है और रेफरेंस बिब्लियोग्राफी की टाइप में वो उन्होंने दिया होता है। मतलब हर पेपर पे, रिसर्च वर्क के हर पेपर पे एक नीचे जो होती है वहां पे दिया होता है। फिर उन्होंने लिखा था मैरियम डिक्शनरी या ब्लैक क्लॉ डिक्शनरी, मतलब उन्होंने कहाँ कहाँ से वो साइटेशन उठाई है। एक तो ये एक इथिकल भी है कि आप जहां से साइटेशन उठा रहे हैं, जिस बंदे की या जिस डिक्शनरी या लॉ जर्नल की आप साइटेशन उठा रहे हैं उसको क्रेडिट दें, ठीक है। ये एक अच्छे ऑथर की निशानी है, ये एक अच्छे रिसर्चर की निशानी है, और ये चीज इथिकल भी है, ठीक है। और अगर हम ये नहीं करते तो इस पे भी कॉपीराइट्स आ सकते हैं आपकी रिसर्च पे। तो आखिर में भी एक रेफरेंसेस का अलग से पेज होता है कि आपने जो रिसर्च वर्क किया उसकी आप रेफरेंस दें कि ये अगर आपने साइटेशन XYZ उठाई है तो ये कौन से जर्नल से आपने ली है या किस डिक्शनरी से आपने लिए, ठीक है। ये रेफरेंसेस देना जो है वो बहुत जरूरी है। आखिर में अपेंडिक्स आता है, ये भी एक छोटी सी जो है वो आपके रिसर्च का हिस्सा होता है जिसके अंदर आप बताते हैं कि रिसर्च के अंदर हमने क्या डिस्कस किया। सो मूविंग अप नेक्स्ट जो है वो, अच्छा जी, ये दिस इज समथिंग प्योरली SEO, हेडर्स एंड टैग्स, ठीक है ना। अब H1 H2 and H3 and H4 what all are these, ये सब क्या है। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है ना, अगर कोई आप रिसर्च वर्क सबमिट करा रहे हैं, ऑब्वियसली आपने वर्ड के अंदर आपने उसको टाइप किया होगा, ठीक है, और या PDF फॉर्मेट में होगा, तो उसके अंदर आपने हेडिंग्स यूज की होंगी, ठीक है। कि हेडिंग्स सबसे पहले जो है टाइटल भी एक हेडिंग की फॉर्मेट में यूज होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सब हेडिंग्स आती हैं, जैसा कि हम कोई भी डेली लाइफ के अंदर कोई आंसर लिख रहे होते किसी भी क्वेश्चन का, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ रिसर्च, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है वो एक ये चीज तो वैसे ही एक रीडर फ्रेंडली तो है ही, ठीक है। रीडर जो पढ़ता है उसको समझ आ रही होती है, चीजें क्लियर होती हैं कि इस पैराग्राफ की अगर ये हेडिंग है तो इसके अंदर इस चीज का जिक्र है। लेकिन व्हाट अबाउट सर्च इंजन, कि सर्च इंजन अभी उस चीज को कैसे समझेगा, आपने उनको कैसे समझाना है। सो आप यहाँ देख रहे होंगे कि H1 हेडिंग जो है ये अमूमन तौर पे जो है ना वो टाइटल के लिए यूज होती है, और टाइटल के अलावा जितनी भी हेडिंग्स हैं वो H2 या H3 या H4 होती है, ठीक है। अच्छा, H1 का जो फॉन्ट साइज है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है 16:24, लेकिन 20 से ऊपर ही ठीक है, ठीक है, ताकि टाइटल जो है वो क्लियर हो। उसको हमने एक पेज पे पूरा रखना है, तो ये इस 16 से 24 वेरी करता है, लेकिन आप 24 से 20 तक जितना ज्यादा हो सके आप उसको करें, ठीक है। अच्छा जी, H2 की जो हेडिंग है उसका भी आपको फॉन्ट साइज नजर आ रहा है 14:18। ये जो है आपका, जैसे ही आप मिसाल के तौर पे आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, अब आपने इंट्रोडक्शन से शुरू करना है ना। हमारा थर्ड स्टेप जो है टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च पेपर। सो जी मैं यही बता रहा हूं कि H1 जो है हेडिंग है, ठीक है ना, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ठीक है, हेडर टैग नहीं है। सो H1 तो टाइटल हो गया, H2 हम इंट्रोडक्शन को देंगे। एब्स्ट्रैक्ट का भी जो हेडिंग होगी वो H2 में होगी, ये फॉन्ट आपके सामने है, और इंट्रोडक्शन की भी। अब इंट्रोडक्शन के अलावा जितने भी हमने पीछे रीड आउट किए हैं, ठीक है, रेफरेंसेस और उसके अलावा जितना भी हमारा नंबर वाइज लिखा हुआ था, तो उसका जो है वो सारा H2 के अंदर होगा, क्योंकि वो हमारे मेन टैग्स हैं आफ्टर अवर टाइटल। H1 जो है वो सिर्फ टाइटल है
हमारा, ठीक है, और सिर्फ टाइटल ही डिजर्व करता है H1, ठीक है। अब H2 जो है हमारी मेन हेडिंग्स, H3 जो है वो सब हेडिंग्स के अंदर शुमार होती हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर तो सब हेडिंग्स कम ही होती हैं, लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग फाइंडिंग्स, जब आप फाइंडिंग्स राइट कर रहे हैं तब आप उसके अंदर जो है मुख्तलिफ हेडिंग डालते हैं, जी ये भी फाइंडिंग है, ये भी फाइंडिंग है। अच्छा जी, अगर मिसाल के तौर पे आप टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन लिख रहे हैं, ठीक है, जो हम दोबारा इसकी एग्जांपल लेते हैं, तो उसके अंदर भी आप जब टाइप्स लिख रहे हैं तो वो सब हेडिंग में लिख रहे हैं, तो देन यू आर यूजिंग H3, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आप उसको जो है फर्दर उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसके अंदर आप लिखते हैं कि चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन की भी टाइप्स हैं, यार यू आर राइटिंग मोर देन 4000 वर्ड्स, तो आपको तो हेल अ लॉट ऑफ आप जो है ना उसके अंदर कंटेंट डाल रहे हैं। तो उसके अंदर जो जितनी आपकी अच्छा, काफी लोग जो है ना वो H5 और H6 तक भी चले जाते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपर्टीज, ठीक है। ये चीजें फॉन्ट साइज मैनेज करना जो है वो काफी एक डिफिकल्ट है, आपको दोबारा गो थ्रू करना पड़ता है अपना रिसर्च पेपर, आप एक एक उसका फॉन्ट साइज चेक करते हो, ठीक है। सो यूज ऑफ H4 उस पे हम आ रहे हैं कि उसके अंदर आप, मैंने बताया था चाइल्ड को आप अगर एक्सप्लॉइटेशन को आप फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन की कितनी काइंड्स हैं, ठीक है ना, एक डोमेस्टिक हो गई, ठीक है, एजुकेशनल, ठीक है, और चाइल्ड लेबर पे भी आ जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम उसको करते हैं तो उसके अंदर अगर आप सिर्फ इसको नहीं, चाइल्ड इसके ऊपर अगर प्रोटेक्शन के लिए लॉज जो बने हैं, ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो एक्ट है 2011 का, ठीक है, और डोमेस्टिक वायलेंस का भी जो है, प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी है। तो आप मुख्तलिफ जो है ना वो उसकी टाइप्स में आपने डिवाइड किया है, तो उसकी सब टाइप्स दी है। तो ये हेडिंग्स जो है अगर आपको समझ आ रही हैं कि हेडिंग्स किस तरह डिवाइड होती हैं और हेडिंग किस तरह अगर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो वो किस तरह कम होती जाती हैं। सो यही है हैशटैग्स का यूज। इसका जो है ना पेपर अभी वो मेरे पास है, तो मैं एंड पे प्रेजेंट कर दूंगा, इधर ट्राई करूंगा प्रेजेंट हो जाए, नहीं तो मैं ग्रुप में जो है ना उसकी सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि हेडिंग्स को जो है ना वो सब डिवाइड किस तरह। उसके अंदर भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार ये हेडिंग छोटी हो रही है, ये मजीद छोटी है, इसका फॉन्ट साइज ये है, ठीक है। सो इस तरह जो है हैशटैग्स यूज होते हैं। सो मूविंग अप नेक्स्ट, हेडर्स हो गया हमारा। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, कंपैरेटिव एनालिसिस जो है ना वो कंपैरेटिव बोल दें या कॉम्पिटिटिव बोल दें, ठीक है, या कंपटीशन बोल दें। अब इसके अंदर क्या है, ये सबसे बड़ी जो है ना इंपॉर्टेंट चीज है, और आपने देखा होगा कि इसको जो है हमने वाजे करके सेशन नंबर 2 के अंदर हमारा टाइटल भी यही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी ये चीज है कि हमने सीखना है। अब सीखना किससे, हमने ऑफ कोर्स जो हमसे ऊपर हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, हमने उनसे सीखना है, ठीक है। तो क्या चीज है कंपैरेटिव या कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब जो रिसर्चर्स लिख रहे हैं रिसर्च पेपर, ठीक है, हम क्या करेंगे, उनके रिसर्च वर्क को उठाएंगे, अपने सामने रखेंगे, जिस तरह अभी भी हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं रिसर्च पेपर्स की, ठीक है। उनका रिसर्च वर्क अपने सामने रखेंगे और देखेंगे कि इन लोगों ने कैसे जो है ना वो रिसर्च की है और किस तरह जो है कंटेंट को राइट डाउन किया है। तो दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, देखें इस चीज का भी अब करने को तो आप उठा लाएं कोई भी रिसर्च जर्नल, ठीक है, और या डाउनलोड कर लें इंटरनेट से, वो आप उसको देख लें और उस चीज को कॉपी कर लें। लेकिन इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और इसकी क्या गारंटी है कि आपने जो रिसर्च पेपर डाउनलोड किया है वो एक काफी लोगों ने उस चीज को अप्रिशिएट किया और उस चीज से फायदा उठाया है, कि वो एक जनरल पैटर्न है और सर्च इंजन ने भी उसको रैंक किया हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा। सो आपको इधर टूल नजर आ रहा होगा SEO क्वैक, ये एक एक्सटेंशन है। ये इसके अंदर आप ना कि सिर्फ ये देख सकते हैं कि इसको जो है वो कितने लोगों ने रीच आउट किया है इस कंटेंट को, बल्कि इसके साथ जो है वो आप ये देख सकते हैं कि अगर इसने अगेन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, क्या अगर इसने एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर लिखा है आर्टिकल नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, अगर इसने रिसर्च वर्क लिखा है तो उसके अंदर इसने कौन सा कीवर्ड यूज किया है। आपने कीवर्ड को नहीं भूलना है, SEO की रूट है ये कीवर्ड, यूज ऑफ कीवर्ड के ऊपर ही आपका जो है कंटेंट रैंक करेगा, ठीक है। ये चीजें हम सेशन में दोबारा बात करते रहेंगे तो अगेन एंड अगेन रिपीट होगी और हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। सो बात ये चल रही थी कि उसने जो है वो कौन से कीवर्ड यूज किए हैं। तो ये जो एक्सटेंशन है ये हम अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उसका हम आर्टिकल जो है वो कॉपी करेंगे और सामने उसका जो सारा हमारे पास आ जाएगा कि इसका जो है वो
कौन से इसने कीवर्ड यूज किए। अगेन फिर आप उसके अंदर देखोगे कि उसने कौन से कीवर्ड नहीं यूज किए, और आपके सामने उसकी रिसर्च वर्क होगी और उसके अंदर देखोगे यार इसने एक्सप्लॉयटेशन पे तो लिखा है लेकिन फला एक्ट का तो उसने हवाला ही नहीं दिया, ठीक है। उसने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2011 का तो हवाला ही नहीं दिया, या XYZ जितने भी इसके अंदर, तो ये तो एक वास्ट चीज है ना, एक्सप्लॉयटेशन तो एक वास्ट चीज है, इसके ऊपर तो एक एक्ट है ही नहीं, ठीक है। चाइल्ड लेबर का अलग होगा, डोमेस्टिक वायलेंस का अलग होगा, ठीक है, और XYZ। सो इसके अंदर आप देख सकते हो और आप रीराइट कर सकते हो, इसी चीज को बेस बना के आप देख सकते हो कि यार ये इसकी खामी है, इसने रिसर्च वर्क लिखा, मैं इसको मजीद जो है ना डिटेल लिखूंगा और जो इसके अंदर नहीं बयान किया गया मैं उस चीज को बयान करूंगा, ठीक है। अब हम ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, व्हाई कंपैरेटिव एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आपने उस बंदे की स्ट्रेंथ भी आपको पता चल गई, जो मिसाल के तौर पे आपकी नजर में अच्छा राइटर है, या किसी जो है वो लॉ जर्नल को आपने खोल लिया और आप उधर पढ़ रहे हो, तो आप उनकी स्ट्रेंथ्स भी आप अपने सामने रख रहे हो और उनकी वीकनेसेस भी देख रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, कंटेंट गैप एनालिसिस, ठीक है, उसके अंदर आप ये देख रहे हो कि उसने कौन सी चीज नहीं डिस्कस की है और आपको चांस मिल जाएगा कि आप उस चीज पे लिख सकें, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज पे लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर आप ये चीज भी देख सकते हो कि यूजर एक्सपीरियंस क्या है, जो बंदा लिख रहा है उसका यूजर एक्सपीरियंस क्या है। अगर उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है तो व्हाई नॉट हम उस चीज को क्यों नहीं कॉपी कर रहे, ठीक है, कंटेंट को नहीं, उस पैटर्न को, ठीक है। अच्छा जी, कंटेंट फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, वही बात के कंटेंट फॉर्मेट उसने कौन सा अपनाया हुआ है, ठीक है। हम मुख्तलिफ जो इमिनेंट राइटर्स हैं उनको हम देखें कि उन्होंने कौन सा तरीकाकार यूज किया हुआ है कि उन लोगों का जो कंटेंट है वो ज्यादा ऑडियंस तक जो है सर्च इंजन रिकमेंड कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, ऑडियंस एनालिसिस, उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो ऑडियंस है, ठीक है, वो कौन सी आ रही है और क्यों आ रही है और वो क्या सर्च कर रही है, तो उनको जो है वो डायरेक्ट जो वो रिसर्च पेपर है उनको मिल रहा है सामने सबसे पहले। सो ये ही है कंपैरेटिव एनालिसिस। इसके ऊपर जो है हमारे आगे एसईओ का सेशन है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ जनरल एक्सप्लेनेशन व्हाट एसईओ इज, क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं पता एसईओ क्या है, लेकिन एक राइटर के लिए और एक मॉडर्न राइटर के लिए, और वो राइटर जो सिर्फ फ्यूचर का राइटर बनना चाहता है, देखें एक दिन में कोई राइटर नहीं बनता। अगर आज आप कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं, लीगल राइटिंग सीख रहे हैं, तो मतलब आपको अपनी एक्सपर्टीज हासिल करते हुए टाइम लग जाएगा। इफ यू आर अ लास्ट स्टूडेंट नाउ, जब आपकी 15-20 साल की प्रैक्टिस हो जाएगी तब भी आप राइटर होंगे। तो अगर आप 15-20 साल आगे देख रहे हैं चीजों को इन फ्यूचर, तो फ्यूचर जो है वो सारा डिजिटल है, तो उसके लिए प्रिपेयर होना जो है वो इसी तरह हम प्रिपेयर होंगे कि आगे सर्च इंजन को हमने कैसे राजी करना है, और उस सर्च इंजन से उसको यूज करने वाला जो रीडर है उसको हमने कैसे राजी करना। नो डाउट यू आर एन एक्सपर्ट इन लीगल रिसर्च एंड यू नो वेयर द लॉ इज एंड यू नो वेयर द साइटेशन कैन बी फाउंड, लेकिन व्हाट अबाउट द पैटर्न, व्हाट अबाउट द सर्च इंजन, ठीक है। तो इन चीजों को भी हमने साथ साथ देखना है और इन चीजों अपनी ग्रिप बनानी है, ठीक है। कोशिश करें एसईओ को पर्सनली भी सीखें, जो कंटेंट राइट करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ इस कोर्स के असाइनमेंट्स के लिए बल्कि अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। और अब अगर जो कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड है उस बंदे के लिए जो है वो इस चीज को एक नेक्स्ट लेवल तक जो है सीखना बहुत जरूरी है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज को एसईओ को लेके चलें और अपने जितने भी राइटर्स हम ट्रेन कर रहे हैं वकालत ऑनलाइन के लिए, उनको एक एसईओ सिखाई जाए। लेकिन एक हम चाहते हैं कि आप लोग खुद भी कोशिश करें अपनी तरफ से और इसको आउट ऑफ द वे जाके एक्सपर्टीज हासिल करें। डिफरेंट कोर्सेज हैं एसईओ के, कंटेंट राइटिंग है सिर्फ, क्योंकि एसईओ खुद एक वास्ट फील्ड है, ये एक टेक्निकल फील्ड है, आईटी की फील्ड है, तो इसके अंदर हमने सिर्फ एसईओ कंटेंट राइटिंग सीखनी है, ठीक है। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ टुडे, और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में सेशन नंबर 3 के साथ आएंगे एंड देयर विल बी सम गेस्ट विद अस, एन एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। हमारी कोशिश यही है कि हम जो है वो गेस्ट जो है वो बुलाएं और आपकी प्रेजेंस जो है इसके लिए जरूरी है। अब Q&A सेशन है हमारा। जी जी मलिका। Thank you, Mr. Ryan, for an outstanding overview of SEO and its relation with future legal research writing. We hope that we will further learn this thing in upcoming sessions in detail with practical explanations. Before we end, we have a question answer session. The floor is open to all, and you can ask your question one by one by raising your hand. There we go. थैंक यू। तो एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट में आपने एक बात की है
कोड, इंटरनल कोड की, तो इसके बारे में बताएं, ये क्या चीज है? ये क्या सुप्रीम कोर्ट के अपने कोई मतलब सीक्वेंस वाइज कोई चीज चल रही है ऑर्डर्स के हिसाब से? ये क्या है इनका अपना सीन? जी जी, ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना अपने ही कोडिंग करती है, जो भी जजमेंट्स देती है ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट दिन के अंदर 10 जजमेंट्स देती है, तो उनको 10 की 10 जजमेंट्स को अपना अलग कोड एक लगाती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो कोड होता है ना, ये एंड पे दिया हुआ है, ये कोड अपने रिकॉर्ड के लिए होता है सुप्रीम कोर्ट के। समझ आई बात? सुप्रीम ठीक कोर्ट है। के अपने रिकॉर्ड के लिए होता है ये, जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता ये। जनरल पब्लिक के लिए वो बात होगी जिसपे वो लिखे हुए होंगे अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। अब तो इधर तो शो नहीं करा सकता मैं, लेकिन मैं शेयर कर दूंगा जजमेंट के आखिर के अंदर जो है ना, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या हाई कोर्ट का कोई जज अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग लिखता है, तो फिर ही वो रिपोर्ट होता है। और लॉ रिपोर्ट एक्ट है 1875 को, उसका सेक्शन 4 ये कहता है कि जब तक कोई जज अप्रूवल ना दे दे रिपोर्ट करने के लिए किसी जजमेंट को, उस वक्त तक ना वो जजमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा किसी लॉ जर्नल में, और ना ही उसको एज एन अथॉरिटी जो है ना पेश किया जाएगा। आल्दो के कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो खुली छूट देता है ना कि कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी वो बाइंडिंग है। लेकिन जो लॉ रिपोर्ट एक्ट है उसने एक बार लगा रखा है, जब तक वो रिपोर्ट ना हो जाए तब तक उसको एज एन अथॉरिटी पाकिस्तानी अदालतों में नहीं पेश किया जा सकता। वो खैर एक अलग बहस है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले में किसी कानून को इतनी वक़्त दी जा सकती है कि वो बार लगाए कॉन्स्टिट्यूशन को, वो एक अलग बहस है, दैट हैज नथिंग टू डू विद आवर डिस्कशन। एनी फर्दर क्वेश्चन? जी सायरा। तो क्या क्वेश्चन? सायरा, प्लेजरिज्म ये होता है कि आप जब किसी और का वर्क प्रेजेंट कर रहे होते हो ना अपने केस के अपने पेपर के अंदर या अपने वर्क के अंदर, तो आप उसको क्रेडिट नहीं देते, कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो, तो वो प्लेजरिज्म कहलाती है। आई थिंक इज अ टाइप ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट की कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसके वो अंदर एक और स्पेसिफिक होता चीज है है, कि कितना। इसके अंदर एक और चीज है कि प्लेजरिज्म जो है ना, वो उसको कहते हैं एग्जैक्ट छापा, ठीक है। कॉपी तो आपने किया है, लेकिन इसका जो है ना वो ये नुकसान होता है कि आपका जो है ना कंटेंट फिर विजिबल नहीं होता। आपको तो विजिबल होता है सर्च करने पे, लेकिन ऑडियंस को रिकमेंड नहीं किया जा सकता। तो इसकी जो है ना टेंशन ना लें, आपको आगे नेक्स्ट सेशन में हम सिखाएंगे कि प्लेजरिज्म से कैसे बचना है और इसके टूल्स हैं और आपने कैसे फाइंड करना है। अगर मिसाल के तौर पे हमारी टीम को आप जो है ना कोई वॉलंटियर जो है वो या कोर्स पार्टिसिपेंट हमें कोई एक कंटेंट देता है, मुझे जी सर ये मेरी असाइनमेंट है और दिस इज माय वीकली असाइनमेंट, मैं कहता हूँ ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो एक प्लेजराइज्ड है या फिर उसका जो अपना ओरिजिनल कंटेंट है? तो उसको जो है टूल्स होते हैं उसके, उसको जो है ना हम एंटर करते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये एग्जैक्ट कंटेंट जो है वो सर्च इंजन पे गूगल पे, ठीक है, या किसी भी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, या ये एक न्यू कंटेंट है जो कि एक सर्च इंजन पे नहीं है, और उसका एग्जैक्ट पता चलता है कि मतलब अगर ये प्लेजराइज कितना है, दिस इज द प्लेजरिज्म रिपोर्ट, पूरी प्लेजरिज्म रिपोर्ट मिलती है, ठीक है। ग्रामरली वाले भी देते हैं और दूसरे टूल्स भी हैं, ठीक है। तो उसका बताया था कि दिस इज 20% प्लेजराइज्ड एंड दिस इज 10% प्लेजराइज। होता है कि काफी स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट से कॉपी करते हैं, तो ये भी बताता है कि ये 20% जो प्लेजराइज है ये फलां वेबसाइट से है, और इसका जो 5% जो प्लेजरिज्म है वो इस वेबसाइट से है, और वो अंडरलाइन कर देता है। जी, क्या ये भी सर्च किया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह हम केस लॉज ढूंढते हैं, तो क्या ये उस चीज में हेल्प आउट होता है, या सिर्फ ये उनकी अपनी हद तक है? ये इसके मतलब बाकियों के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है इस कोड का जो? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल रिकॉर्ड के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है ना कि इतनी जजमेंट्स दी हैं, ये जजमेंट के अंदर हुआ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल रिकॉर्ड होता है। चले ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। इसको वैसे जो है ना, जब आप मैं बताता हूँ ये रेलिवेंट कब हो जाता है। रेलिवेंट जब होता है जब आप ये जजमेंट आपने पढ़ ली और ये उसके बाद आपको जजमेंट नहीं मिल रही, लेकिन आपको ये इंटरनल कोड कहीं से पता लग गया, तो आप जब आरटीआई वगैरह लिखते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का, अब तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी आप आरटीआई लिख सकते हैं, कोई उससे जो है ना इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं थ्रू आरटीआई एप्लीकेशन। तो आप इंटरनल कोड देकर भी आप जजमेंट उनसे ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। समझ आइए शाह साहब? ठीक है, थैंक यू। आगे एक्सक्यूज मी सर। अच्छा, कोई और किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, जी जी सर। कर ले। सर वो मैं जी ये जी। पूछना था कि
जो हमने प्लेजरिज्म चेक करना होता है, इससे बचने के लिए हम क्या एआई यूज कर सकते हैं हम? जी जी, एआई भी यूज कर सकते हैं। हमने एक सेशन जो है ना वो कर रखा है इसके लिए मेंटेन, कि उसमें ये बताएंगे कि प्लेजरिज्म से किस तरीके से बचा जा सकता है और कौन कौन से एआई टूल्स इस्तेमाल तो करके जो है ना प्लेजरिज्म को खत्म किया जा सकता है। मोस्टली देखा जाए तो एआई सिंगल वो ऐसा मतलब कोई चैट ऐप है जिससे हम प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। तो इससे इससे बचने के लिए हमें, और इसके अलावा भी कोई और ऐप या कोई साइट है हमारे पास? सर एक तरीका मैं 1 मिनट अभी बता देता हूँ जी। यारा इसके अंदर इखलाक साहब, इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ टूल्स हैं, खाली एआई नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं, अब जिस तरह ग्रामरली मैंने आपको एग्जांपल दी है, एक जो पेड है ग्रामरली, वो लोग इस चीज़ को, इस प्लेजरिज्म को बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है जी पैराफ्रेज। जी ठीक है, जी जी पैराफ्रेज आप जब किसी चीज़ को कह देते हैं वो प्लेजरिज्म से आउट हो जाती है। ठीक है, जी और उसको भी करने का एक तरीका है। आप सिंपल उसको चैट जीपीटी को कमांड दे, क्या दे कि जी पैराफ्रेज दिस आर्टिकल और पैराफ्रेज दिस पैराग्राफ, तो उससे ये, आप ये क्विल बोर्ड खोला हुआ है दानियल भाई ने, ये भी एक जो है वो काफी मशहूर जमाना जो है वो एक छोटा सा एआई चैट है, ये पैराफ्रेज करता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो आप अपनी सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपने कौन सी लैंग्वेज और कौन सी टोन जो है आपने सेट करनी है। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी टोन कौन सी होनी चाहिए, मतलब इन्फ्लुएंसिंग टोन होनी चाहिए या प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके उसको भी आप उस तरीके से पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट है। इंशाल्लाह ताला जो सेशन आएगा उसके अंदर हम सारे टूल्स इसी तरह ही जिस तरह प्रेजेंट हो रहे हैं इधर यूज करके आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो ये अच्छा, जो है ना ये क्विल बोट एक अच्छा टूल है। इससे जो है ना आप जो आपने प्लेजरिज्म फ्री कर है ना ये रीराइट करवा के ना इधर से ये भी पैराफ्रेज कर देता है। वर्ड ट्यून है ये मुख्तलिफ किस्म के सजेशंस देता है, जो आपको ज्यादा सही लगे तो उसमें से देख लें आप। तो पैराफ्रेजिंग ये टूल है। ये डिफरेंट टूल्स जो है ना सारे हम अगले सेशंस के अंदर ये डिस्कस करेंगे इनको, इनकी लिमिटेशंस जी क्या सर। हैं और किस हद तक इनको यूज कर सकते हैं। जी ठीक हो गया? ओके। एक रेयान साहब से मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर। जी तो सर, हाँ सब। इन्होंने एक बात की थी अपने स्लाइड में कि भाई एक एब्स्ट्रैक्ट एक चीज़ है, वो एक ऐसी चीज़ है जिससे मतलब कि एक जो बंदा है उसको पढ़ के उसको इतने का इंट्रोडक्टरी पैरा है जिसको वो पढ़ के उसको ये समझ लग जाएगी कि भाई इसके अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो फिर अगर एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया गया तो फिर नीचे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने एब्स्ट्रैक्ट क्या की बात कर रहे ये हैं शाह क्या साहब। है मतलब जी जी इनमें शाह फर्क साहब, क्या इसके अंदर एक चीज है, एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन में एक फर्क है। ठीक है, अब मैं है? आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो शायद ज्यादा इजी हो सबके लिए समझना। एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो एक समरी है। ठीक है, उसके अंदर ए से लेके जेड तक आपको हर हर पैराग्राफ की एक एक लाइन या फिर पूरे जो है रिसर्च, मतलब अगर 4000 वर्ड्स हैं तो एब्स्ट्रैक्ट अमूमन जो है वो 250 वर्ड्स का होता है। ठीक है, अमूमन अगेन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड लॉ जर्नल टू लॉ जर्नल। सो उस 250 वर्ड्स के अंदर आपने पूरा निचोड़ है आपका रिसर्च पेपर का। लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग एन इंट्रोडक्शन, तो उसके अंदर आपने पूरा नहीं लिखना कि आपने आगे रिसर्च वर्क में क्या बता रहे हैं। ठीक है, वो आप एक चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसका जनरल आप उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर आप अगर कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने एक्सप्लॉयटेशन की एग्जांपल दी, उसको आप उन्हें उस एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लेन करना है क्या है। ठीक है, अगेन विद द रेफरेंस ऑफ कंट्री पाकिस्तान और एनी पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर हम फर्दर रिसर्च के अंदर हम जितनी हमने बातें की हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमने ए से लेके जी तक सारा समरी लिखना है कि हमने रिसर्च वर्क में डिस्कस क्या किया है। जी मतलब फिर ये तो कंक्लूजन के थोड़ा पैरेलल हो गया ना कुछ चीज। अच्छा, इसके अंदर अगर आप कंक्लूजन के अंदर, जी जी बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है शाह साहब आपके। और अगर ये किसी के माइंड में ना भी हो क्वेश्चन तो शायद उनको आगे जाके अगर कंफ्यूजन हो तो अभी से उनकी क्लियर हो जाएगी। देखिए, अब एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन को हम देखते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट तो समझ आ गई है, अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बेसिकली हमारी यही प्रैक्टिस हुई है एग्जाम के अंदर
या हम जी कंक्लूजन लिखते हैं कि उधर से उठा लिया, उधर से उठा लिया, उधर से, हमने कंक्लूजन को एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, लेकिन कंक्लूजन एक ऐसी चीज है जहां पे आपने चीजों को कंक्लूड करना होता है, मतलब आपने एक उसको एंड देना होता है, ठीक है। कंक्लूजन में आप शुरू से नहीं लिखते कि मैंने इंट्रोडक्शन में या उधर क्या बताया उधर क्या बताया, नो। कंक्लूजन के अंदर आपने ट्राई करना होता है कि आपका रीडर जो है वो एक किसी मकसद के साथ वो एक आंसर लेके आपके रिसर्च पेपर से जा रहा है, ठीक है। सो कंक्लूजन इज टू कंक्लूड दैट रिसर्च पेपर, ठीक है। उसके अंदर आप उसको जो है वो अपने पर्सनल इंसाइट भी दे सकते हैं कि, या फिर उसके अंदर आप प्रिकॉशन भी दे सकते हैं कि दिस इज द रिसर्च और फला फला ये हमारी फाइंडिंग है, मजीद जो है आप रेलेवेंट रिसर्च पेपर पढ़ें, मतलब उसके अंदर आप एडवाइस भी कर सकते हैं। तो कंक्लूजन होता ही एक एंड देने के लिए है किसी भी रिसर्च पेपर को। जी रिसर्च पेपर को किस तरह मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं ये चीजें इंटीग्रेट करके, ठीक है। आप इधर मल्टीमीडिया भी लगा सकते हैं, और जो कि वैसे ही एसईओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीमीडिया, मतलब कोई पिक्चर आपने लगा दी है रेलिवेंट, ठीक है, अपने रिसर्च वर्क में। Okay, thank you, Mr. Danyal Chokat and Mr. Rayan Hamid. The question and answer session concludes here, and with this we end our session. Thank you. थैंक यू मलिका। अल्लाह हाफिज एवरीवन।